अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे मेरा बेटा, खैरियत से हो? अब रिवीजन नहीं मिशन है, इंटर के स्टूडेंट का विजन है। इसी स्लोगन के साथ मैं असगर खान छाजो प्लेटफॉर्म से लेकर आया हूं आपके लिए फर्स्ट ईयर फिजिक्स का क्विक रिवीजन। और उम्मीद है कि अभी तक 5 चैप्टर के लेक्चर आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया होगा और उसके डीडीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने प्रॉब्लम को भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। आज चैप्टर नंबर 6 हम लोग ने डिस्कस करना है और आज टॉपिक का नाम है हमारे पास फ्लूइड स्टैटिक्स। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक्स इस नए बुक में बिल्कुल नया इंडक्शन है। फ्लूइड डायनेमिक्स को तो पहले हम जानते थे, पंजाब बोर्ड, फेडरल बोर्ड, केपी बोर्ड में पहले मौजूद था। फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो ये मोस्ट डिमांडेड इसलिए भी है क्योंकि पहले कभी भी किसी पाकिस्तान की किसी बुक में एज सच बहुत ज्यादा इंक्लूजन नहीं था। हाँ, फ्लूइड डायनेमिक्स में ही इसके कुछ टॉपिक पढ़ा दिए जाते थे, ठीक हो गया। लेकिन फ्लूइड स्टैटिक्स बिल्कुल सेपरेट करके सिंध बोर्ड की बुक में है और आज हम लोगों ने इसी को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्विज़िस से। अच्छा, क्विज़िस में क्यों बोल रहा हूं मैं? क्विज़िस से मैं कोशिश करता हूं कि बहुत सारे टॉपिक को आपको एमसीक्यूज के कंसेप्ट में ही कंप्लीट करवा दूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और इसी के साथ साथ मैं कोशिश ये करूंगा कि इसी चैप्टर से रिलेटेड मैं पास पेपर लास्ट ईयर में जो सवाल आया और इस साल के लिए मोस्ट रेलेवेंट सवाल को भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि आप उसकी तैयारी कर सकें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। एमसीक्यूज नंबर 1 में कुछ इस तरह से है। एज ऑलवेज टाइमर भी आपका स्टार्ट हो चुका। और एमसीक्यूज नंबर 1 में इन आ स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड में बेसिकली क्या होता है? स्टैटिक फ्लूइड के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं ना तो मेरे बच्चों देखो हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस इज स्मॉल। थोड़ा सा आगे जाओगे तो इस किस्म के स्ट्रेस को सेकेंड ईयर के टॉपिक में हम लोगों ने सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कुछ बातें करनी है इसमें, ठीक हो गया। बहरहाल, फ्लूइड प्रेशर इज जीरो और लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल और ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। अब अगर मैं स्टैटिक फ्लूइड के बारे में बात करूं तो स्टैटिक फ्लूइड का ताल्लुक नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट और इसका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन होगा डी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो अगले एमसीक्यूज नंबर 2 में कुछ इस तरह से है कि अगेन द नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ ये होगा कब? तो हम पूरे चैप्टर में ही क्या पढ़ने जा रहे हैं? फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर उस बारे में मैं डिस्कस करूं तो देखो, इनकम्प्रेसिबल है, यूनिफॉर्म विस्कोसिटी है, जीरो विस्कोसिटी है। बहुत मुश्किल है, आइडियल कंडीशन में हो सकती है, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल होता है नॉर्मल स्ट्रेस में जब स्टैटिक्स का मतलब ही रुका हुआ है, रेस्ट पोजीशन में। डायनेमिक्स का मतलब है मूव कर रहा होगा, ठीक हो गया। तो इसके लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि जब ये रेस्ट पर होगा, राइट ऑप्शन व्हाट वी हैव डी, ओके। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, अगला एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? अगला एमसीक्यूज नंबर 3 में अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास बैरोमीटर, एक बैरोमीटर है और बैरोमीटर इज यूज टू मेजर। ये सिंपल है, बैरोमीटर की एक आपको डायग्राम भी मैं दिखा रहा हूं। बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये जो इस किस्म के मीटर्स होंगे उनके यूजेस आपको सिंपल याद करने होंगे, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बच्चों, ऑप्शन बी इसका ठीक हो गया। और अब एमसीक्यूज नंबर क्या है? एमसीक्यूज नंबर 4 में क्या है? पिज़ेरोमीटर हमारे पास इज यूज टू मेजर। पिज़ेरोमीटर बेसिकली हमारे पास इस्तेमाल होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन, ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट्स मौजूद हैं उनके दरमियान में प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करने के काम आता है। इसको हम कहते हैं पिज़ेरोमीटर एंड द राइट ऑप्शन व्हाट वी हैव डी, ओके ना। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं अगला सवाल देखूं मेरे बच्चों तो एमसीक्यूज नंबर हमारे पास है 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में अगर नोटिस करो तो लिक्विड ट्रांसमिट, अब कुछ फंक्शन अगर आपको याद हो तो लिक्विड ट्रांसमिट करता है प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इसको अगर मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो मेरे पास क्या हो सकता है? लिक्विड ट्रांसमिट pressure equally in all direction what we have the according to पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ की कंडीशन में, जिसको आमतौर पर आप लोगों को अगर याद होगा तो आप इस तरह इसको पढ़ते थे,
इस तरह इसको पढ़ते थे, ऐसा कुछ याद आ रहा है ना। ये पिस्टन लगा हुआ होता था, ये पास्कल्स लॉ में, तो राइट ऑप्शन इसका है बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर हमारे पास क्या है मेरे बच्चों 6 में, मोनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। मोनोमीटर क्या करता है मेरे बच्चों, मोनोमीटर आपको मेजर करके देता है प्रेशर इन पाइप्स, कैनाल्स, ईटीसी। पाइप के प्रेशर को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों, मोनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट 7 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमीटर हैज द हाईएस्ट सेंसिटिविटी। इनमें से कौन सा मोनोमीटर जिसकी सेंसिटिविटी सबसे हाईएस्ट होगी, तो अब देखो यू ट्यूब हमारे पास विथ वाटर, व्यू ट्यूब शेप का नाम है, यूट्यूब वाला नहीं है, ठीक है, जिस चैनल में तुम हमें भी देख रहे हो मेरे बच्चों। उसके बाद इंक्लाइंड यूट्यूब और यूट्यूब विथ मरकरी और माइक्रो मोनोमीटर विथ वाटर, और ये मोर एप्रोप्रिएट है, ये सेंसिटिविटी है, तो माइक्रो मोनोमीटर इसका सही जवाब होगा और इसका राइट ऑप्शन है मेरे बच्चों डी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 में अगर मैं आपसे बात करूं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो देखो सी लेवल पर ये तुम्हारा पड़ा हुआ है, ये तुम्हारा पड़ा होगा, इसमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इसी को इस लिहाज से डिस्कस करोगे तो ये भी ठीक है, और फिर इससे 1000 वाली बात हो जाएगी, और 1000 से क्या करोगे इसको, हमारे पास मीटर से किलोमीटर में चले जाओगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो सिंपल मेरे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। तो एमसीक्यूज नंबर 8 का आंसर क्या आ रहा है मेरा बच्चों, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे मेरे बेटा, नेक्स्ट अब हमारे पास है नंबर 9, और 9 में है द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर ऑन द सरफेस इज। एक है सेंट्रॉइज ऑन द सरफेस, एक कंडीशन है। नेक्स्ट उसके बाद है हमारे पास सेंटर ऑफ प्रेशर ईदर ऑफ द अदर, ऊपर में से कोई एक भी, तो ये सेंटर ऑफ द प्रेशर में ही एप्लीकेशन होता है टोटल प्रेशर का, ठीक है। तो सेंटर ऑफ द प्रेशर इज द राइट ऑप्शन, और ये ऑप्शन है बी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे एमसीक्यूज नंबर 10 में मेरा बेटा, एमसीक्यूज नंबर 10 में इस तरह से है, द रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। अपवर्ड प्रेशर रिजल्टेंट में क्या होगा मेरे बच्चों, उसके बाद ऑन एन इमर्ज बॉडी, उसके बाद इज कॉल्ड, एक हमारे पास क्या हो रहा है, एक इमर्ज बॉडी है, उसको अगर मैं तुमसे डिस्कस करना चाहूं तो देखो दो चीजें हमें अच्छी तरह याद होनी चाहिए, दोनों यहाँ पे मौजूद भी हैं, नोट करो, एक अपथस्ट है और दूसरा हमारे पास बियॉन्सी है। इन दोनों कंडीशन में फिर से बोल रहा हूं, रिजल्टेंट अपवर्ड प्रेशर है, ठीक है, और फ्लूइड का जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड में, ऐसे पानी में किसी बॉडी को इमर्ज किया गया तो उसमें अपथस बियॉन्स दोनों, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, राइट ऑप्शन इज इट व्हाट वी हैव डी। नंबर 11 में देखोगे मेरे बच्चों हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज नंबर 11 के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन लिक्विड कंप्लीटली सेंटर्ड ऑफ बायोंसी विल बी एट। अच्छा, कंप्लीटली सेंटर्ड हो गया और बोला ये जा रहा है बायोंसी क्या हुआ। अच्छा, अब बायोंसी के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये वो बियॉन्ड फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को ऊपर उठा के रख रहा होता है। अच्छा, इसके बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो अब देखो एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला ठीक हो गया, फिर बोलता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। गौर से सुनो, ऐसा अगेन लिक्विड, एक ये लिक्विड है, एक ऑब्जेक्ट है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा हूं तो एक तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक वाली बात। दूसरा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जितना वॉल्यूम ऐसे डिस्प्लेस हो गया इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो इसके लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट उसके बाद मेरे बच्चों अगर हमारे पास हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर 12 में, द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम। इनमें से कौन सा टाइप इक्विलिब्रियम नहीं है इन केस ऑफ बियॉन्सी। अब इसमें नोट करो, स्टैटिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम,
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल, ये तो सब तो इक्विलिब्रियम में हम डिस्कस कर सकते थे। तो सिंपल जवाब अगर मैं इसके लिए देखूं आपको और डिस्कस करने की कोशिश करूं कि बियोंसी का इक्विलिब्रियम निकालना है, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये सारी कंडीशन इक्विलिब्रियम के अलग पैरामीटर में हम लोग ने पढ़ा है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इज डी। नंबर 13 में देखोगे मेरे बच्चों, तो 13 में कुछ इस तरह से है, 13 में कुछ इस तरह से है कि सवाल में बोलता है व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड कंप्लीटली सिंपल, और ये सवाल रिपीट हो गया। चलो अच्छा है, 13 में नोट करोगे तो ये ऑप्शन डिस्प्लेस वाली बात है, ऑप्शन डी अगेन कंप्लीट हो गया। ओके डन, ये इससे पहले एक MCQs कर चुके थे। 14 में देखोगे, 14 में क्या है, द बॉडी विल फ्लोट द फोर्स इफ द फोर्स ऑन ऑफ बियोंसी इज डैश द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। हाँ जी, अब इसमें नोटिस करो, तो मैं तुम्हें एक आसान अल्फाज बताता हूं। देखो बॉडी फ्लोट कर रहा है मतलब तैर रहा है, लिक्विड है, इस लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट है वो तैर रहा है, तो एक बियोंसी फोर्स है, ठीक है, और एक हमारे पास ये बॉडी का वेट है। नोट करोगे बॉडी फ्लोट कर रहा होता है, दो ऑप्शंस आ सकते हैं, इक्वल भी और मोर देन भी। अभी क्या होगा इस कंडीशन में, जो लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है उसमें मोर देन वाली बात ठीक है, इन दोनों में से कोई एक है। किसी ऑप्शन में अगर लिखा हुआ है ना ए एंड सी बोथ, तो बेस्ट वो भी हो जाएगा, दोनों को सही मान सकते हैं, हमें दे सकता है ऐसा। लेकिन अगर इन दोनों में बेस्ट पूछेगा तो मोर देन क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, हमारे पास डिस्प्लेस वाली बात। तो राइट ऑप्शन इज व्हाट वी हैव सी। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे हमारे पास MCQs नंबर 15 है मेरे बेटा, और व्हेन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक है, इज सबमर्ज इन वाटर इट्स बियोंसी, एक हमारे पास ब्लॉक है जो कि पानी में डिप कर दिया गया है। अब इसकी बियोंसी फोर्स में तो वो ऑब्वियसली क्योंकि ब्लॉक पूरी तरह डिप हो जाएगा तो बियोंसी डिक्रीज होगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट उसके बाद इसी तरह जैसे कि हम लोगों ने आमतौर पर अपनी प्रैक्टिस में देखा, MCQs के बाद हम क्या करते हैं, चैप्टर के इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करते हैं। फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स में अगर सेक्शन बी और सी के बारे में बात करूं तो एक है डिस्कस द सरफेस टेंशन विथ एटलीस्ट 3 एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर लो, एक्सप्लेन आर्चिमेडिस प्रिंसिपल एंड फाइंड द गोल्ड प्योरिटी। इसको ना इसका एक न्यूमेरिकल भी तुम्हारे बुक एग्जाम्पल में नोटिस करना, उसको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, अभी से बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछले साल आया हुआ है। डिस्क्राइब टू एप्लीकेशन, हो सकता है एप्लीकेशन चेंज करके आपको थ्योरी में पूछ ले, और डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लोटिंग एंड अपथस, इन दोनों के दरमियान हम डिफरेंस पे बात कर लेंगे, ये थ्योरी के सवाल है। ठीक, आगे चलो। नेक्स्ट उसके बाद एज ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसके न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होगा मेरे बच्चों, तो इसी चैप्टर के हम लोगों ने क्या करना है बेटा, अब न्यूमेरिकल के बारे में बात करना है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं। तो सवाल में देखोगे न्यूमेरिकल नंबर 1 में कुछ इस तरह से है बेटा कि व्हाट इज द नेट फोर्स, आपने कैलकुलेट करना है व्हाट वी हैव द नेट फोर्स। ओके, दिस एफ नेट निकालना है, ओके, एफ नेट निकालना है। अच्छा, नेट फोर्स ऑन अ बॉल ऑफ मास दिस, वॉल्यूम दिस, व्हेन इट सबमर्ज अंडर वाटर। पहले हम डिस्कस करेंगे डेटा में, ओके, बायोन्सी फोर्स के बारे में भी बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह, और लास्ट में मुझे एफ नेट निकालना है। तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, दिस इज एफ नेट, ओके, एफ नेट। वापिस आओ, तो सबसे पहले मास m दिया हुआ है और वो कितना गिवन है 15 kg का, आपने कहा ओके सर। दूसरी कंडीशन है वॉल्यूम, वॉल्यूम बॉल का गिवन है, ओके, बॉल का वॉल्यूम कितना गिवन है 0.2 और ये मीटर क्यूब है, और ये वाटर में सबमर्ज हुआ, तो वाटर में सबमर्ज होगा तो डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, वो कितना आएगा 1000 आएगा, और केजी पर मीटर क्यूब आएगा। क्या कहते हो यार, ओके ना। उसके साथ साथ अगर मैं आपसे और डिस्कस कर लूँ तो ऑब्वियसली जी भी लग रहा है, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हैविंग दिस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा एक कंडीशन अप्लाई करूं कि एक बॉल है, इस बॉल के बारे में मैं आपसे बात करूं और इस बॉल को मैं ऐसे मान लूं,
इस बॉल को मैं ऐसे मान लूं और बॉल को ऐसे मानने के बाद इसके ऊपर लगने वाला एक फोर्स है, ये बियॉन्सी फोर्स है। ओके, ये इसका वेट है। चलो एफ स्मॉल जी लिख लेता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छा हो जाएगा मेरे बच्चों। क्या बोलते हो यार? तो एफ स्मॉल जी, दिस इज एम जी। ओके ना। अब इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूंगा मेरा बेटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तुम गए सॉल्व करने, तो सॉल्व करने जाओगे मेरे बेटा तो तुम्हारे पास एफ नेट वाली कंडीशन आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे एफ नेट वाली बात करूंगा तो एफ नेट के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ ना मेरे बच्चों, तो तुम्हारे पास बियॉन्सी वाली कंडीशन में देखोगे तो एफ बायोन्सी और माइनस एफ स्मॉल जी। अब अगर इसमें मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूंगा तो देखो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारे पास आता क्या है, बायोन्सी फोर्स का। तो वॉल्यूम के साथ डेंसिटी आ जाता है। ओके ना, वॉल्यूम के साथ डेंसिटी आ जाता है और जी वाला फैक्टर हमारे पास होता है। अगर वॉल्यूम के साथ डेंसिटी के बारे में बात करता हूं तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बॉल और इसके बाद डेंसिटी और जी की वैल्यू आ जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर एफ स्मॉल जी के बारे में मैं तुमसे बात करूंगा, तो इसमें भी दो चीज़ें तुम्हारे पास आएंगी। और वो क्या चीज़ें होंगी, माइनस एक एम है मेरा बेटा और एक जी है। नोट करो। अच्छा, इसमें मैं 9.8 लिख रहा हूँ तो इट डजंट मैटर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो वॉल्यूम के बारे में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूँ तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1000 इंटू 9.8 माइनस का ये हो जाएगा 15 इंटू 9.8। ये सारी कंडीशन, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर से सॉल्व करके ज़रा मुझे बताना, कैलकुलेटर है, तो मैं फ़ोन से ही सॉल्व कर लेता हूँ, आसान है। ये हो जाएगा मेरे बच्चों 0.2 मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.8 कर दिया, 10 नहीं ले रहे हैं। ये हो जाएगा 1960 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 9.8, ये है 147। ओके, 196 माइनस 147। ओके, 196 माइनस 147, 196 जी। चेक करो भाई, मेरे पास आ रहा है ये 196 आ रहा है, सही है। दोबारा से 0.2 मल्टीप्लाई बाई इट इज़ बिंग 1000 मल्टीप्लाई बाई 9.8। ओके, ये आ जाएगा 18। ओके, नहीं इसको माइनस तो करना है, सॉरी माइनस क्यों नहीं किया भाई, ये माइनस करोगे 1960। ओके, 1960 माइनस का 147, 1813 और ये न्यूटन, और दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर एफ नेट। ओके ओके ओके, ठीक हो गया। अगली क्लास से मैं भी कोशिश करूँगा कैलकुलेटर लेकर आना है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद ये है न्यूमेरिकल नंबर ऑब्वियसली 1 था। इसको थोड़ा सा पॉज करो, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके मेरा बेटा, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा। नेक्स्ट उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करूंगा मेरे बेटा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल नंबर 2 में कि कैलकुलेट द एवरेज डेंसिटी। ओके ना, अब डेंसिटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। ऑन द ऑफ द एटमॉस्फेयर गिवन दैट इट एक्सटेंड्स टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 120 किलोमीटर। अच्छा, 120 किलोमीटर मतलब कि एक हाइट वाली बात कर रहे हैं। अब हाइट वाली बात में अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं तो मेरे पास इसकी कंडीशन क्या आ जाएगी मेरे बच्चों, मेरे पास इसकी कंडीशन आ जाएगी। ओके मेरा बेटा, अब अगर देखो तो ये 120 किलोमीटर है। अब डेंसिटी तुम्हें निकालनी है, तो डेंसिटी मतलब रॉ निकालना है। हैविंग दिस डेटा, और डेटा में हमारे पास टू फाइंड में तो ये कंफर्म हो गया कि डेंसिटी ही निकालनी है। तो डेंसिटी हमारे पास क्या होता है मेरे बच्चों, डेंसिटी इज इक्वल टू रॉ, ये निकालना है। अब इसमें अगर मैं आपसे हाइट देख रहा हूं तो ये 120 किलोमीटर है मेरे बेटा, तो 120,000 ये मीटर में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद अगर मैं इसमें देखूं तो एटमॉस्फेयर प्रेशर ये 1
atm होता है जो कि 1.01 इंटू 10⁵ हैविंग दिस न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। सिमिलरली अगर मैं तुमसे देखूं तो g की वैल्यू होती है और g की वैल्यू तुम रख लो यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ना। अब इसको 9.8 रख के सॉल्व कर लो या 10 रख के सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह आपको नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं इसी में सॉल्व करने जाऊं ना मेरा बेटा, तो जब मैं सॉल्व करने गया तो मेरे पास अब एक इक्वेशन बनी और ये इक्वेशन क्या है मेरे बच्चों, प्रेशर के लिहाज से अगर मैं तुमसे डिस्कस कर लेता हूं तो ये हो जाएगा रॉ जी एच। ओके, यहां से रॉ को अलग कर लो, हैविंग दिस प्रेशर और ये जी और ये एच नोट करोगे। प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय हैविंग दिस 9.8 इंटू और हाइट में 1 2 नॉट। अब इसको सॉल्व कर लोगे मेरा बेटा। जब सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास नोट करना, देखोगे ये आंसर आ रहा होगा 8 ये आंसर आ रहा होगा 8.59, इसको 6 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁻2 हैविंग दिस kg पर मीटर क्यूब और थैंक यू। चलो बच्चों, ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 2 को हम लोगों ने ऐसे डिस्कस कर लिया। थैंक यू। ओके मेरा बच्चा, अगेन सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। होप कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे बच्चों। अब इसी चैप्टर के लिहाज से अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोगों ने डिस्कस करना है अब डीडीपी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। ठीक है, डीडीपी में क्या है मेरे बच्चों, डीडीपी में अगर मैं फ्लूइड स्टैटिक्स के बारे में बात करूं तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के एज इट इज सवाल को क्या करोगे मेरे बच्चों, अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको सॉल्व करो और चैट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट्स में सवाल सॉल्व करने के बाद लाजमी इसके पिक्चर को अपलोड कर लोगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। आज के इस टॉपिक के लिए यहीं तक। अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगला चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने डिस्कस करना है फ्लूइड डायनेमिक्स को और बहुत कुछ उसमें सीखने को इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम।